हेलो दोस्तों, स्वागत है मार्शल पीक के धमाकेदार सीजन 2 के पहले एपिसोड में। सीजन 1 में हमने देखा कि यांग काई ने हाई हेवन पेविलियन को अलविदा कह दिया और रात को बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसकी एक छोटी सी लेकिन जबरदस्त फाइट हुई, जिसने दिखाया कि यांग काई अब किसी से कम नहीं। अब आगे की स्टोरी मैं नॉवेल से लेने वाला हूं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो बने रहिएगा। यांग काई की जर्नी में अब क्या ट्विस्ट्स आएंगे, ये सब जानने के लिए बने रहो मार्शल पीक सीजन 2 एपिसोड 1। और आप एपिसोड सुनने के बाद ये बताना कि एपिसोड को आगे से छोटा करके एक्सप्लेन करूं या इसी सीक्वेंस में। तो चलिए एपिसोड शुरू करें। यांग काई खुश था कि वो हाई हेवन पवेलियन से निकल गया था। इस कदम से उसे कुछ फायदा भी हुआ। उसने सोचा, मुझे यहां से निकले कितने दिन हो गए? ओल्ड डेमन ने जवाब दिया, 35 दिन हो गए हैं। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन यांग काई को ऐसा लगा जैसे समय बिल्कुल रुक सा गया हो। वो इतने लंबे समय तक अपनी ट्रेनिंग में डूबा रहेगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। शुक्र है कि उसके डेंटियन में यांग लिक्विड की कई बूंदें थीं, जो शिया निंग चांग की दी हुई दवाइयों का कमाल था। अगर ये न होता तो जो कुछ उसने अब तक हासिल किया शायद मुमकिन न हो पाता। यांग काई के दिल में सुयान की चिंता थी। वो सोचने लगा, पता नहीं सुयान अब कैसी होगी, लेकिन उसे सुयान पर पूरा भरोसा था। वो बाकी औरतों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। पहले जब यांग काई हाई हेवन पवेलियन में था, तब उसकी वजह से सुयान के दिल में कुछ इच्छाएं जाग उठी थीं, जिसकी वजह से वो खुद को काबू नहीं कर पाई थी। अब जब यांग काई वहां नहीं था तो सुयान को अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिल गया था। यांग काई ने सोचा, मुझे उस पर यकीन है, वो जरूर सफल होगी। जब हम अगली बार मिलेंगे वो बिल्कुल बदली हुई होगी। उसकी कल्टीवेशन बहुत तेज होगी। आइस हार्ट कल्टीवेशन टेक्निक के लिए उसका मन, शरीर और माहौल सब अब एकदम सही है। यांग काई अभी ये सोच ही रहा था जब उसे अपने आसपास का कुछ ख्याल आया। मैं हूं कहां? वो 30 दिन तक लगातार भागता रहा था। अब उसे कुछ पता नहीं था कि वो कहां पहुंच गया है। बस इतना अंदाजा था कि वो हाई हेवन पवेलियन से काफी दूर आ चुका था। अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, गाड़ियों के पहियों की चरमराहट और घोड़ों की टाप। यांग काई ने उस तरफ देखा। दूर से एक काफिला दिखाई दिया, 3 गाड़ियां जिन्हें घोड़े खींच रहे थे, और साथ में कुछ लोग भी थे जो मजबूत घोड़ों पर सवार थे। ये लोग कोई साधारण आदमी नहीं थे। सबकी कमर पर तलवार लटकी हुई थी और उनका अंदाज बता रहा था कि ये सब प्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट हैं जो तलवार चलाने में उस्ताद थे। यांग काई सड़क के किनारे खड़ा हो गया और काफिले को देखता रहा। मार्शल आर्टिस्टों ने उसे नोटिस किया और पहले तो वे थोड़ी चिंता में पड़ गए, लेकिन यांग काई बिल्कुल शांत रहा। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसके पास इतनी ताकत थी कि वो अपनी युआन क्यूई को पूरी तरह छिपा नहीं सकता था। पर ये मार्शल आर्टिस्ट उसके स्तर के नहीं थे, इसलिए उनको यांग काई की असली ताकत का अंदाजा नहीं हुआ। कुछ देर बाद उनकी चिंता खत्म हो गई। अचानक काफिले के आगे चल रहा एक अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया, अरे छोटे भीख मंगे, रास्ता छोड़ दे। यांग काई का मूड थोड़ा खराब हुआ। वह चुपचाप पीछे हट गया। उसने सोचा था कि शायद ये लोग उसे रास्ता बताएंगे, लेकिन ऐसी बदतमीजी देखकर उसने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। वो चुप रहा क्योंकि उसे बेकार का झगड़ा नहीं चाहिए था। जब गाड़ियां गुजरी, यांग काई ने देखा कि बीच वाली गाड़ी के पहिए ज्यादा गहरे निशान छोड़ रहे थे। शायद उसमें कोई कीमती सामान रखा हुआ था। तीसरी गाड़ी से एक सुंदर लड़की की आंखें उसे झांक रही थीं। यांग काई समझ गया कि शायद उस गाड़ी में औरतें थीं। काफिला आगे चला गया और यांग काई भी सड़क पर वापस आया। उसने सोचा, ये लोग जरूर किसी शहर या गांव की तरफ जा रहे होंगे। मैं भी इनके पीछे चलता हूं, शायद कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां लोग रहते हों। वो अभी कुछ कदम ही चला था कि उसका चेहरा उतर गया। वही अधेड़ उम्र का आदमी जो उस पर चिल्लाया था, घोड़े पर उसकी तरफ वापस आ रहा था। यांग काई ने सोचा, क्या ये मुझे जबरदस्ती भगाने का प्लान बना रहा है? वो अपनी ताकत पर भरोसा करता था, इसलिए वो वहीं रुक गया और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। वो आदमी घोड़े को रोककर उतरा और गुस्से में बोला, छोटे भीख मंगे, तेरा नसीब अच्छा है। हमारी छोटी कोरी दिल की बहुत नेक है। उसने कहा कि ये जंगल खतरनाक है। चोर, डाकू या जंगली जानवर तुझे मार सकते हैं, इसलिए उसने हमें तेरा ख्याल रखने को कहा। ये बोलकर उसने यांग काई के कपड़े जांचे और उसको अपने घोड़े पर पीछे बिठा लिया। फिर घोड़ा दौड़ाया और काफिले के पास पहुंचकर चिल्लाया, ओल्ड मैन वू, इसको पकड़। पहली गाड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, हाथ में चाबुक लिए। उसने बिना देखे यांग काई को पकड़ लिया और आराम से गाड़ी पर बिठा दिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ और गाड़ी भी चल रही थी माइनस यांग काई हैरान था। ये बूढ़ा कम से कम ट्रू एलिमेंट बाउंड्री का कल्टीवेटर है, उसने सोचा। हाई हेवन पवेलियन में तो सुयान जैसा कोई नौजवान कल्टीवेटर इस स्तर तक पहुंच सकता था, लेकिन बाहर की दुनिया में ट्रू एलिमेंट बाउंड्री वाले लोग काफी बड़े माने जाते थे। ओल्ड मैन वो चुपचाप बैठा रहा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, जैसे वो मौत के करीब हो। उसने एक बोतल उठाई और यांग काई को दी। यांग काई ने शुक्रिया कहा और एक घूंट लिया, लेकिन तुरंत ही थूक दिया। वो पहली बार शराब पी रहा था और उसका गला जल गया।
काफिले के मार्शल आर्टिस्ट जोर से हंसने लगे। ओल्ड मैन वू, तेरी शराब से तो ये मर जाएगा, हम भी तो नहीं पीते उसको। यांग काई ने शराब वापस कर दी और कहा, ये मुझे पसंद नहीं। ओल्ड मैन वू ने बॉटल ली, एक घूंट पिया और उसका चेहरा एकदम चमक उठा, जैसे उसमें नई जान आ गई हो। यांग काई चुपचाप ओल्ड मैन वू के साथ गाड़ी पर बैठा रहा। न उसने ज्यादा बात की, न किसी ने उससे कुछ पूछा। वो बस यही सोच रहा था कि जल्दी से कोई शहर मिले जहां वो इस काफिले से अलग हो सके। शाम होने तक काफिला 35-40 किलोमीटर चल चुका था। सूरज ढलने से पहले उन्होंने एक जगह रुककर आग जलाई। 30 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट अपना अपना काम करने लगे। कोई खाना ढूंढ रहा था, कोई आग जला रहा था। थोड़ी देर में खाने की खुशबू हर तरफ फैल गई। काई गाड़ी से उतरा और थोड़ी कसरत करने लगा, अपनी 35 दिन की ट्रेनिंग को याद करते हुए। तभी तीसरी गाड़ी का दरवाजा खुला और 3 लोग उतरे। यांग काई ने देखा, एक 30 साल की सुंदर औरत थी, जिसकी शांत शक्ल और गोरा रंग उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। उसके साथ 2 लड़कियां थीं, जो उससे 10 साल छोटी लग रही थीं। एक लड़की नौकरानी के कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही दिलकश थीं। उसने दूसरी लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था, जो शायद उस सुंदर औरत की बेटी थी। वो लड़की भी काफी सुंदर थी, उसके कपड़े फूलों से सजे हुए थे। वो सू यान या हू सिस्टर्स जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। काफिले के मार्शल आर्टिस्टों की आंखें तीनों औरतों पर टिकी थीं। यांग काई भी उन्हें देख रहा था। जब नौकरानी ने उसे डांटा, क्या देख रहा है, आंखें निकाल दूंगी। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन यह सिर्फ यांग काई के लिए नहीं बल्कि सबके लिए था। सारे मार्शल आर्टिस्टों ने नजरें हटा लीं और यांग काई ने भी शर्माकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। कुई एयर, उस सुंदर लड़की ने धीमी आवाज में कहा। कुई एयर ने थोड़ी सी शिकायत की, फिर उस लड़की का हाथ पकड़कर सुंदर औरत के साथ बैठने चली गई। जब खाना बना, सब मार्शल आर्टिस्ट एक साथ बैठ गए, लेकिन तीनों औरतें अलग थीं। यांग काई अकेला एक तरफ बैठा था, थोड़ा उदास सा। सुंदर औरत और लड़की ने उसको देखा और कुई एयर से कुछ कहा। कुई एयर ने सिर हिलाया और यांग काई के पास खाना ले आई। ले छोटे भीख मंगे, ये तेरा खाना। यांग काई ने शुक्रिया कहा और खाना ले लिया। कुई एयर मुस्कुराई और धीरे से बोली, गुस्सा मत होना, मैं तुझे पहले डांट नहीं रही थी। यांग काई ने पूछा, रुक, तुमने मुझे क्या बुलाया? कुई एयर ने हंसी दबाई और बोली, तू छोटा भीख मंगा नहीं है क्या? यांग काई ने अपने कपड़े देखे, गंदे, फटे हुए, मिट्टी से भरे। सच में वो भीख मंगे जैसा लग रहा था। कुई एयर ने एक छोटा सा शीशा निकाला और यांग काई को दिया। खुद देख ले, भीख मंगा नहीं लगता क्या? यांग काई ने शीशा देखा और उसकी सांस रुक गई। बाल बिल्कुल चिड़िया के घोंसले जैसे, कपड़े गंदे, चेहरा मिट्टी से भरा। 35 दिन तक ट्रेनिंग के दौरान वो कई बार पेड़ों से टकराया, तालाबों में गिरा। अब उसे समझ आया कि वो इतना बुरा क्यों लग रहा था। कुई एयर ने शीशा वापस लिया और पूछा, छोटे भीख मंगे, तू कहाँ से आया? इतने जंगल में कैसे पहुंच गया? यांग काई ने मजाक में कहा, मैं तो भीख मांगने निकला था, पता नहीं कहाँ से कहाँ आ गया। कुई एयर को थोड़ा बुरा लगा। उसने सोचा कि यांग काई को साफ करना चाहिए, लेकिन उसके गंदे कपड़े देखकर उसने हाथ नहीं लगाया। कुई एयर ने यांग काई को देखा और उस पर तरस खाया। बड़ा अफसोस है कि मेरे पास तेरे लिए कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं हैं। रात में ठंड बढ़ जाती है और तू तो इतना पतला है, कपड़े भी फटे हुए। अगर कुछ कपड़े होते तो तुझे थोड़ी सी गर्मी मिल जाती। वो यांग काई के हसीन चेहरे और चमकती आंखों को देख रही थी, जो बता रही थी कि वो जवान है। इतना छोटा लड़का, भूखा, ठंड में, कितना बुरा हाल है, कुई एयर ने सोचा। यांग काई के दिल को उसकी बात ने थोड़ी सी गर्मी दी। वो थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, कोई बात नहीं। अच्छा सुन, अगर भूख लगी हो तो वहां बहुत सारा खाना है, थोड़ी सी भी हिचकिचाहट मत करना, ले लेना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुई एयर ने कहा और वापस अपनी छोटी कुंवरी और मैडम के पास चली गई। रात चुपचाप गुजर गई और सुबह होने पर काफिला फिर से चल पड़ा। 2 दिन तक यांग काई सुबह के वक्त ओल्ड मैन वू के पास बैठता, उसे घोड़ों को चाबुक मारते हुए देखता। ओल्ड मैन वू का चाबुक चलाना एकदम कमाल था, न ज्यादा जोर से न ढीला, पर घोड़ों को तेजी से दौड़ाने के लिए काफी था। जब भी खाने का वक्त होता, कुई एयर जो छोटी कुंवरी की नौकरानी थी, यांग काई के पास बातें करने आ जाती। कुई एयर से बात करते हुए यांग काई को पता चला कि वे लोग सी सिटी के करीब थे, जो 3 दिन की दूरी पर था। ये काफिला टोंग प्रोविंस से आया था, जहां इनका थोड़ा बहुत दबदबा था, पर 6 महीने पहले घर के मालिक की मौत हो गई थी। अब मैडम अपनी छोटी कुंवरी को लेकर सी सिटी जा रही थी, मालिक के एक पुराने दोस्त से मिलने। कुई एयर ने इससे ज्यादा कुछ बताने से मना कर दिया, शायद घर के राज खोलना नहीं चाहती थी। पर यांग काई के लिए इतनी जानकारी काफी थी। कौन अपना घर, अपनी जमीन छोड़ना चाहेगा? वो भी एक विधवा औरत और उसकी बेटी। इतनी दूर सफर करना, खतरा उठाना, ये आखिरी रास्ता ही होगा। शायद मालिक ने टोंग प्रोविंस में कई लोगों से दुश्मनी कर ली थी। उनकी मौत के बाद मैडम और छोटी कुंवरी के पास कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए उन्होंने ये सफर चुना। यांग काई ने सोचा,
काफिले में इतने मार्शल आर्टिस्टों का होना भी उसकी सोच को और पक्का कर रहा था। कुई एयर के मुताबिक ये मार्शल आर्टिस्ट मालिक ने खुद ट्रेनिंग देकर तैयार किए थे। उनकी मौत के बाद ये लोग मैडम और छोटी कुंवरी को सी सिटी तक पहुंचाने के लिए साथ आए थे। मिशन पूरा होने के बाद वे वापस टोंग प्रोविंस जाकर नई नौकरी ढूंढने वाले थे। सफर के दौरान कई बार डाकुओं ने उन पर हमला किया, पर इतने मजबूत काफिले के साथ उन्होंने कुछ नहीं खोया। यांग काई ने सी सिटी के बारे में पूछा, पर कुई एयर को ज्यादा पता नहीं था। बस इतना मालूम था कि ये एक समुद्री शहर था जहां का नज़ारा बिल्कुल अलग था, जो जमीन के अंदर इनलैंड रहने वाले लोग कभी नहीं देख सकते। तो ये समंदर के पास का शहर है, यांग काई सोच में पड़ गया। उसने अपनी स्टेप टेक्निक से इतना लंबा सफर तय कर लिया था जो इसके बिना मुमकिन नहीं था। जब उसने सुना कि सी सिटी ग्रेट हान डायनेस्टी के सबसे दक्षिणी बॉर्डर पर है, एंडलेस सी के करीब, तो उसको यकीन हो गया कि वो बहुत दूर आ चुका था। वो उत्साहित हो गया, सोचने लगा कि समंदर कैसा दिखता होगा। यांग काई काफिले के साथ चलता रहा। उसने अपना गंदा फटा हुआ रूप वैसा ही रखा। पहली नज़र का असर सबसे बड़ा होता है। जब ये लोग मुझे छोटा भीखमंगा समझ ही चुके हैं, तो अब अचानक साफ सुथरा होना शक पैदा कर सकता है। दूसरे दिन भी वो ओल्ड मैन वू के पास बैठा, गाड़ी की हरकत को देखता रहा। उसने नोटिस किया कि ओल्ड मैन वू का चाबुक चलाना एक अजीब सी चमक पैदा करता था। ये चाबुक न ज्यादा तेज था न धीमा, पर घोड़ों को दौड़ाने के लिए एकदम सही था। ओल्ड मैन वू के ट्रू एलिमेंट बाउंड्री के स्तर और उम्र को देखते हुए यांग काई समझ गया कि इस चाबुक चलाने में उनकी मार्शल आर्ट की समझ भी छिपी हुई थी। ये बात उसकी स्टेप टेक्निक से भी कहीं न कहीं जुड़ी हुई थी, जो उसने कुछ दिन पहले सीखी थी। ओल्ड मैन वू पूरा दिन वही करते, चाबुक चलाते, कभी कभी शराब का घूंट लेते और चुपचाप गाड़ी चलाते। हर शाम काफिला रुक जाता। हमेशा की तरह यांग काई अलग हो जाता, एक कोना ढूंढकर बैठ जाता। कोई भी भीखमंगे के साथ रहना पसंद नहीं करता था। सारे मार्शल आर्टिस्ट उसे नापसंद करते थे और सिर्फ छोटी कुंवरी की दया की वजह से वो काफिले के साथ रह पा रहा था। थोड़ी देर बाद धीमे कदमों की आवाज आई। यांग काई को पता था ये कौन है। अरे छोटे भीखमंगे, कुई एयर ने पुकारा। यांग काई ने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ सिर घुमाया। मैंने तुझे अपना नाम बताया था ना, उससे नहीं बुला सकती? छोटा भीखमंगा सुनना अच्छा नहीं लगता। तू भी ना, छोटा शैतान। कुई एयर ने गुस्से से देखा और 2 चेस्टनट्स उसको देते हुए बोली, खुद ही छीलना पड़ेगा। ये लड़की अक्सर मेरे साथ स्नैक्स बांटने आती है। समझ नहीं आता, मेरी गंदी शक्ल और भीखमंगे वाली हालत देखकर इसको घिन नहीं आती? यांग काई ने पूछा, और कुई एयर ने बताया कि उसका एक छोटा भाई था। बचपन में दोनों भीख मांगते थे। उसका भाई भूख से मर गया, पर कुई एयर को मैडम ने पनाह दी। यांग काई उसके भाई जैसी उम्र का था, इसलिए कुई एयर को उस पर थोड़ी सी दया आती थी। तो तू छोटी कुंवरी के घर से ये खाना चुराती है? यांग काई ने आंख उठाकर पूछा। कुई एयर ने गुस्से से देखा। चुराती? सुन ले, छोटी कुंवरी मुझे बहुत प्यार करती है। ये उसने खुद मुझे दिया। अब मैं जो चाहूं उसके साथ कर सकती हूं। तो तू अपनी कुंवरी के पास क्यों नहीं है? उसका ख्याल रख रही? यांग काई ने चेस्टनट छीलते हुए पूछा। वो और मैडम सफर से थक गए हैं। उन्होंने कहा मुझे भी थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। कुई एयर ने जवाब दिया और एक आंख बंद करके बोली, बता छोटे भीख मंगे, सी सिटी पहुंचने के बाद कहां जाएगा? यांग काई ने सिर हिलाया। पता नहीं, शायद किसी भी दिशा में चल दूंगा। कुई एयर ने मुस्कुराकर कहा, सुनता तो अच्छा है, पर तू तो बस कटोरी लेकर भीख मांगने ही जाएगा ना? मैं भी तो यही करती थी। यांग काई बस मुस्कुरा दिया, कुछ और नहीं बोला। एक काम कर, कुई एयर ने कहा, सी सिटी पहुंचने के बाद हमारे साथ आ जा। हमें कुछ नौकर चाहिए। तू तो काफी समझदार है, एक जवान लड़का भी बुरा नहीं है। बोल, कैसा है? मैं बोलूंगी तो छोटी कुंवरी और मैडम को कोई एतराज नहीं होगा। थोड़ी सी मेहनत करेगा, थोड़ी दौलत कमा लेगा, फिर एक अच्छी सी बीवी भी ढूंढ लेगा। यांग काई ने उसकी बात काटी। अगर मुझे तेरी जैसी बीवी मिल जाए तो मेरी किस्मत खुल जाए। कुई एयर ने मुंह पर हाथ रखा और हंस पड़ी। तू सच में थोड़ी सी अकल से खाली है ना? ऐसे ही भीख मंगा बनेगा तू। अब सोच रही हूं, तुझे घर में लाना भेड़िए को घर बुलाने जैसा होगा। अरे सोच तो ले। यांग काई ने गुस्से का नाटक किया, पर उसने मन में सोच लिया था कि वो कुई एयर के साथ नहीं जाएगा। इतनी दूर आने का मकसद था दुनिया देखना और सीखना। अभी एक घर में नौकर बनकर रुकना उसके लिए मुमकिन नहीं था, पर वो कुई एयर को ये सब बताना नहीं चाहता था, इसलिए चुप रहा। छोड़, तेरी ये बकवास बंद करती हूं। कुई एयर ने गुस्से से देखा। कल हम सी सिटी पहुंच जाएंगे। आज रात अच्छे से सो ले। मैं थक गई हूं, इसलिए आज तेरा खाना नहीं लाऊंगी। यांग काई ने सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों से जब भी खाने का वक्त होता, कुई एयर उसके लिए खाना लाती थी, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट उसे परेशान कर सकते थे। कुई एयर तीसरी गाड़ी में चली गई। यांग काई ने हाथ में घास ली और ओल्ड मैन वू की चाबुक चलाने की तकनीक के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद खाना बन गया। एक आवाज आई कि खाना तैयार है। मार्शल आर्टिस्ट अपना हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा होने लगे। यांग काई भी उठा और खाना लेने चला,
पर कुछ कदम चलने के बाद उसका रास्ता रोक दिया गया। वही अधेड़ उम्र का गार्ड था जिसने उसे कुछ दिन पहले उठाया था। वह यांग काई को घूर रहा था। क्या बात है? यांग काई ने पूछा। चल निकल, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, गार्ड ने गुस्से में कहा। उसकी आंखों में नफरत और धमकी थी। यांग काई के होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान आई, पर वो चुप रहा और वापस अपनी जगह बैठ गया। उसने सोचा, ये लोग उसे पनाह और सफ़र दे रहे हैं। कोई एयर ने भी उसका बहुत ख्याल रखा है। एक रात का खाना छोड़ने से वो मर नहीं जाएगा। तू तो थोड़ी अकल वाला है, गार्ड ने ताना मारा और चला गया। यांग काई को लगा कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है, पर गार्ड के चेहरे पर एक राहत सी दिखी जब वो वापस गया। ये देखकर यांग काई के दिल में शक बढ़ गया। उसने ओल्ड डेमन को जगह का ख्याल रखने को कहा। यांग काई ने चारों तरफ देखा। आमतौर पर वे जहां रुकते थे वहां थोड़ी जंगली जगह होती थी जहां लोग आराम करते थे, पर यह जगह एकदम सुनसान थी, जैसे कोई इंसान यहां आता ही ना हो। ये जगह तो लाश छिपाने के लिए परफेक्ट है। यांग काई का शक और बढ़ गया। रात बिल्कुल अंधेरी थी, चांद नहीं था, और हवा के साथ आवाज ऐसी थी जैसे कोई भूतानी कहानी चल रही हो। दूसरी तरफ मार्शल आर्टिस्ट खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे। ओल्ड मैन वू को भी किसी ने खाना दिया और वो अपनी शराब के साथ गाड़ी के पास बैठा रहा। यांग काई ने सोचा, शायद वो बेकार में चिंता कर रहा है। सब नॉर्मल लगा तो वो भी शांत होकर लेट गया और आंखें बंद कर ली। 1 घंटे बाद ओल्ड डेमन ने अचानक उसे जगाया। यंग मास्टर, कुछ गलत है। यांग काई की आंखें तुरंत खुल गईं। कैंपफायर के पास सोए हुए मार्शल आर्टिस्टों की सांस बहुत भारी थी। आमतौर पर जंगल में सफर करते वक्त मार्शल आर्टिस्ट कभी इतनी गहरी नींद नहीं सोते। वे हमेशा चौकन्ने रहते हैं, बस थोड़ी सी आंख बंद करके आराम करते हैं। पर आज सब गहरी नींद में थे, जैसे कोई बड़ा झटका ही उन्हें जगा सके। इन मार्शल आर्टिस्टों का काम था मैडम और छोटी कुंवरी की हिफाजत करना, तो वे अपना काम इतनी लापरवाही से कैसे कर सकते थे? इसका मतलब यह था कि किसी ने उनके खाने में नशा मिलाया था। यांग काई के दिमाग में उस अधेड़ उम्र के गार्ड झांग डिंग की हरकत याद आई। अब सब कुछ समझ में आ रहा था। झांग डिंग के लिए यांग काई एक मामूली भीख मंगा था। वो नहीं चाहता था कि उसका प्लान एक भीख मंगे की वजह से बिगड़ जाए। एक साधारण इंसान की ताकत मार्शल आर्टिस्ट के मुकाबले कहाँ? अगर यांग काई बेहोश हो जाता तो सबको शक हो जाता। हाँ, ये बात यांग काई को असर नहीं करती थी, पर झांग डिंग के लिए ये चिंता की बात थी। इसलिए उसने यांग काई को धमकी दी और खाना देने से मना कर दिया। जब यांग काई वापस मुड़ा तब झांग डिंग के चेहरे पर राहत क्यों थी, अब ये भी समझ में आ गया। घर के चोर से कैसे बचा जाए? ये झांग डिंग क्या चाहता था? दौलत, गाड़ी में बैठी खूबसूरत औरतों का फायदा, या कुछ और? यांग काई दिल से उम्मीद कर रहा था कि उसका अंदाजा गलत हो। छोटी कुंवरी और उसकी वफादार नौकरानी कुई एयर का दिल बहुत साफ था। यांग काई सोचता था कि अच्छे दिल वालों का अंजाम भी अच्छा होना चाहिए। वो चुपके से एक मार्शल आर्टिस्ट के पास गया और उसकी नब्ज जांची। दिल ठंडा पड़ गया, माइनस वो मर चुका था। कैंपफायर के पास कुछ लोग धीरे धीरे सरक रहे थे। उन्होंने अपनी कमर से तलवार निकाली और अपने ही साथियों की गर्दन पर चला दी। एक आवाज के साथ खून की धार बही और जो भी इस साजिश में शामिल नहीं था उसकी रूह जहन्नुम में चली गई। यांग काई हिल नहीं सका। उसने क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक ट्रेनिंग की थी, पर यहां उसका मुकाबला बहुत से लोगों से था। जोंग डिंग भी ट्रू एलिमेंट बाउंड्री का मार्शल आर्टिस्ट था। कोई भी जल्दबाजी उसकी जान ले सकती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि जो लोग दिख रहे हैं वही सब हैं या और भी हैं। ओल्ड मैन वो क्या उनके साथ है? अगर नहीं तो शायद भागना आसान हो। यांग काई चुपके से ओल्ड मैन वू की गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि ज़ांग डिंग ओल्ड मैन वू को ठंडी नजरों से घूर रहा था। तभी अंधेरे में एक तलवार निकलने की आवाज आई। यांग काई के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया, उंगलियों में रखा और पूरी ताकत से ओल्ड मैन वू की तरफ फेंका। उसने ज्यादा युआन क्यूई नहीं लगाई ताकि उसका राज खुल न जाए, पर अफसोस पत्थर ओल्ड मैन वू तक नहीं पहुंचा और ज़ांग डिंग की तलवार से टकरा गया। क्लैंग! रात के सन्नाटे में ये आवाज बम की तरह गूंजी। ज़ांग डिंग के कान खड़े हो गए। उसने फौरन तलवार ओल्ड मैन वू की तरफ चला दी। उसी पल ओल्ड मैन वू की आंखें खुलीं और जैसे उसका जिस्म खुद ही हरकत में आया, वो झटके से हट गया। तलवार उसके कंधे को छीलती हुई निकली। खून बहने लगा। दर्द ने ओल्ड मैन वू को एकदम होश में ला दिया। उसने अपना चाबुक चलाया, झांग डिंग से दूर हुआ और गुस्से में चिल्लाया, झांग डिंग, ये सब तूने किया। झांग डिंग चुप रहा। उसने तलवार वापस खींची और ओल्ड मैन वू के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो गया। यांग काई ने चारों तरफ देखा। अब कुछ मार्शल आर्टिस्ट जो सो रहे थे धीरे धीरे जाग रहे थे। उसने राहत की सांस ली। झांग डिंग ने उन्हें नशा दिया था, पर जहर नहीं, क्योंकि जहर का पता चल जाता। नशा भी इतना तेज नहीं था, क्योंकि तेज नशे का स्वाद भी अलग होता है। पर उसका ये प्लान एक छोटे से पत्थर ने बर्बाद कर दिया। अगर वो क्लैंग की आवाज नहीं होती तो शायद सब मर चुके होते।
जागने वाले मार्शल आर्टिस्ट अभी भी सुस्त थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक आवाज आई, सुन जियान मिंग मर गया। इसको किसने मारा? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि उसके सीने में एक तलवार घुस गई। वो चिल्लाया, डियाओ होंग, तू क्या कर रहा है? उसने दर्द भरी आवाज में पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। अपने ही साथियों का ये धोखा देखकर मार्शल आर्टिस्ट हैरान थे। अभी वे संभले भी नहीं थे कि और लोग मारे गए। फिर उन्होंने गुस्से में जवाबी हमला किया। लड़ाई दो दोस्तों में बंट गई। एक तरफ वे जो वफादार थे और गाड़ी की हिफाजत कर रहे थे, और दूसरी तरफ झांगडिंग और उसके साथी। झांगडिंग और ओल्ड मैन वू की लड़ाई जोरों पर थी और गुस्से भरी आवाजें गूंज रही थीं। यांग काई धीरे से चांदनी के अंधेरे में गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो भागना चाहता था, पर कुई एयर के पिछले कुछ दिनों के प्यार और ख्याल को भूल नहीं पाया। उसको छोड़कर भागना उसके दिल को गवारा नहीं था। गाड़ी के अंदर तीनों औरतों को भी लड़ाई की आवाज ने जगा दिया। यांग काई जब गाड़ी के पास पहुंचा तो कुई एयर की शिकायत भरी आवाज सुनाई दी। रात के इस वक्त ये लोग क्या लड़ रहे हैं? वो लोग जल्दी जल्दी कपड़े पहन रहे थे। यांग काई ने गाड़ी का पर्दा उठाया और अंदर घुस गया। कौन? कुई एयर घबरा गई और उसने अपने दोनों गुलाबी हाथों से यांग काई के चेहरे पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। मैं हूं, मत मार। यांग काई शर्मा गया और उसने कुई एयर के हाथों को पकड़ लिया। छोटे भीख मंगे? कुई एयर ने उसकी आवाज सुनी और दांत बजाते हुए बोली, तू यहां क्या कर रहा है बदमाश? निकल यहां से। उसने यांग काई को लात मारने की कोशिश की। गाड़ी के अंदर मैडम और छोटी कुंवरी भी यांग काई के अचानक आने से डर गई थीं। चुप रहो। यांग काई ने कुई एयर का मुंह बंद किया ताकि वो चुप हो जाए। वो गुस्से में कुछ बोलना चाहती थी, पर चुप रही। जब सब शांत हुआ, यांग काई ने देखा कि कुई एयर सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में थी। उसके कपड़े लड़ाई में उलझ गए थे। ये मंजर यांग काई के लिए जैसे एक खूबसूरत सपना था। उसने मैडम और छोटी कुंवरी की तरफ देखा, पर तुरंत नजरें हटा लीं ताकि कोई गलतफहमी ना हो। अब सोचने पर यांग काई को ये बात थोड़ी अजीब लगी कि ये तीन औरतें इतने मर्दों के बीच सिर्फ अंडरगारमेंट्स में सो रही थीं। छोटी कुंवरी का तो ठीक था, पर मैडम के कपड़े तो बिल्कुल ही कम थे। अंधेरा था, पर अगर यांग काई चाहता तो वो सब देख सकता था। तीनों औरतों ने ध्यान से बाहर की आवाजें सुनी। ओल्ड मैन वू झांगडिंग को गुस्से में गाली दे रहा था और बीच बीच में ठंडी हंसी की आवाज भी आ रही थी। ये झांगडिंग ऐसा क्यों कर रहा है? कुई एयर हैरान थी। मानम और छोटी कुंवरी के चेहरे सफेद पड़ गए थे। वे दोनों बस चादर से अपने आप को ढक रही थीं। जल्दी कपड़े पहन लो, मैं तुम तीनों को यहां से लेकर भागता हूं, यांग काई ने जल्दी से कहा। उसे नहीं पता था कि ओल्ड मैन वू और बचे हुए वफादार मार्शल आर्टिस्ट कब तक लड़ पाएंगे। ये भी नहीं पता था कि जीत किसकी होगी, पर इतना साफ था कि अब यहां रुकना खतरनाक था। यांग काई की शांत आवाज ने तीनों औरतों को और डरा दिया। उन्हें अब समझ आ गया था कि हालात कितने खराब हैं। मैडम का चेहरा शर्म से लाल हो गया और कांपती आवाज में बोली, छोटे भीख मंगे, क्या तू थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता है ताकि हम कपड़े पहन लें? यांग काई ने उनकी आंखों में देखा और कहा, मैडम, अगर अपनी जान बचानी है तो इन छोटी छोटी बातों को भूल जाओ। मैं अगर बाहर गया तो हमारा भागने का प्लान खुल जाएगा। मैडम ने चुपके से सिर हिला दिया। तीनों औरतें जल्दी से कपड़े पहनने लगीं, पर यांग काई के सामने ये सब उन्हें शर्मिंदा कर रहा था। एक अनजान लड़के, वो भी भीख मंगे के रूप में, के सामने कपड़े बदलना, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। पर अब वे अपना गुस्सा दिल में ही रख रही थीं। कुई एयर को यांग काई से थोड़ी सी पहचान थी, इसलिए वो जल्दी कपड़े पहनकर मैडम और छोटी कुंवरी की मदद करने लगी। जब तीनों तैयार हुईं, कुई एयर ने कांपती आवाज में कहा, जल्दी करो, हमें भागना है। यांग काई गाड़ी के पर्दे से झांक रहा था। उसके चेहरे का रंग उतर गया और वो ठंडी आवाज में बोला, अब वक्त खत्म हो गया। उसी वक्त ओल्ड मैन वू की दर्द भरी आवाज आई। थोड़ी देर में बाहर की लड़ाई की आवाजें भी बंद हो गईं। ओल्ड मैन वू और वफादार मार्शल आर्टिस्ट हार गए थे। नशा अभी भी पूरी तरह उतरा नहीं था, इसलिए वे पूरी ताकत से नहीं लड़ सके। झांगडिंग और उसके साथियों के पास अचानक हमला करने का फायदा था, इसलिए कम लोग होते हुए भी उन्होंने लड़ाई जीत ली। बूढ़े, एक धीमी थकी हुई आवाज आई। ये झांगडिंग की थी, जो शायद लड़ाई में जख्मी हो गया था। इस बात ने यांग काई के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगाई। अब क्या करें? कुई एयर ने डर से यांग काई का हाथ पकड़ लिया और रोने लगी। मानम और छोटी कुंवरी भी उसकी तरफ देख रही थी, जैसे वो उनका आखिरी सहारा हो। अब ये छोटा भीख मंगा ही तीनों औरतों की उम्मीद था। घबराओ मत, यांग काई ने धीरे से कहा। मैडम, तुम्हें झांगडिंग का ध्यान बातों में बांटना होगा। मैं मौका देखकर उसे खत्म कर दूंगा। उसने गहरी सांस ली, अपना दिल शांत किया और दिल की धड़कन को दबाया। मानम आखिर मैडम थी। हालात खराब थे, उनका चेहरा सफेद था, पर वो यांग काई की बात मान गई। वह कुई एयर और छोटी कुंवरी जैसी घबराहट में नहीं थीं। कदमों की आवाज गाड़ी के करीब आ रही थी। यांग काई ने गिना -5 लोग थे। कुई एयर और पास सरकी, उसका नरम जिस्म कांप रहा था। इस काली रात में कदमों की आवाज ऐसी थी जैसे भूत आ रहे हों, जो सबके दिल में डर बिठा रही थी।
कदमों की आवाज़ गाड़ी के सामने रुक गई। झांग डिंग खांसने लगा और धीमी आवाज़ में बोला, मैडम, छोटी कुंवरी, बाहर आइए। मैडम ने कांपती आवाज़ में गाड़ी के अंदर से कहा, झांग डिंग, मेरे पति ने तुझे अपना भाई समझा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? उनकी आवाज़ में नफरत और दर्द साफ था। झांग डिंग ने उनका भरोसा तोड़ा था। झांग डिंग थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैडम माफ़ कीजिए, पर चिड़िया खाने के लिए मरती है और इंसान दौलत के लिए। मालिक मर गए, उन्होंने बहुत सी दौलत छोड़ी, और आप और छोटी कुंवरी के पास इतनी ताकत नहीं कि उस दौलत को बचा सको। तो ये सब दौलत के लिए? मैडम ने उदास हंसी के साथ पूछा। क्या सब यही सोचते हैं? हाँ, झांग डिंग ने पूरा भरोसा दिखाते हुए कहा। मैडम ने फिर से उदास हंसी की और सिर हिलाया। अगर ये बात है तो तूने ये सब शुरू से ही सोच रखा था। झांग डिंग, हमारी पुरानी दोस्ती के नाम पर हम दोनों माइनस मैं और मेरी बेटी माइनस को छोड़ दे। हम बस अपनी जान लेकर जाना चाहते हैं और कोई इरादा नहीं। मैडम ने ये इसलिए कहा क्योंकि वो यांग काई पर पूरा भरोसा नहीं कर सकती थीं। वो शांत दिखता था, पर आखिर एक छोटा भीख मंगा ही तो था। वो झांग डिंग की ताकत का मुकाबला कैसे कर सकता था? अगर आपको वीडियो इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।